हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से लेके आ गया हूँ सब्सक्राइबर्स की भेजी हुई कुछ बेहद ही खौफनाक सच्ची कहानियाँ लेकर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी स्टोरीज लेकर आता रहता हूँ। अगर आपको अपने साथ घटी कोई घटना मुझे बतानी हो तो आप मुझे स्क्रीन पर दिख रही मेरी इंस्टाग्राम आईडी या व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए मुझ तक पहुंच सकते हैं। आपकी स्टोरीज सुनाने में मुझे बहुत ही खुशी होगी। इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं आज की अपनी फर्स्ट स्टोरी की तरफ। आज की पहली स्टोरी हमें भेजी है हमारे सब्सक्राइबर समीर ने। आइए बढ़ते हैं उनकी स्टोरी की तरफ। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं लगभग पानी में डूब के मरने ही वाला था। पानी का बहाव और शाम का अंधेरा, ये नज़ारा मेरी आंखों में बार बार आता था और उस पल को सोचकर एक कहानी भी आती है। पनडुब्बा। बात आज से करीब कोई 4 साल पहले की है, जब मैं और मेरा एक दोस्त हर समय साथ रहते थे और घूमते फिरते थे। कभी कभी हम लोग नदी के किनारे भी जाते थे। वो दिन भी ऐसा ही था। उस दिन भी हम दोनों घूमने के लिए नदी के किनारे पर गए थे, पर उस दिन हमारा प्लान थोड़ा चेंज हुआ। हम उस दिन नदी के किनारे पर नहीं बल्कि नदी के दूसरी तरफ जाने का सोचे। बात कुछ ये है कि दोपहर के लगभग 3 बजे के आसपास का टाइम होगा, तब मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया और उसने मुझे बाहर बुलाया। वो ऑलरेडी मेरे घर के बाहर ही खड़ा था। मैं बाहर आया और उससे मिला। उसने बोला चल कहीं से आते हैं। मैंने बोला कहाँ चलेंगे? तब मेरे दोस्त ने मुझसे नदी तरफ जाने की बात करी, पर उसे अपने बाप से डर लगता था, इसीलिए वो पीछे वाले रोड से चलने के लिए बोला और फिर हम नदी की तरफ निकल गए। जब हम लोग नदी के किनारे पहुँचे और मैंने पानी का बहाव देखा तो मुझे यकीन नहीं हुआ, क्योंकि जब हम लोग पिछले दिन आए थे तो इतना बहाव नहीं था। मैंने अपने दोस्त को कहा पानी का बहाव आज बहुत तेज़ है, पानी में उतरना नहीं चाहिए आज, पर वो नहीं माना। उसकी जिद के चलते हम दोनों नदी में उतर गए और पानी में थोड़ा आगे पीछे जाने लगे। अभी हम लोग ज़्यादा अंदर नहीं थे तो पानी यही कोई हमारी कमर के आसपास तक का था। अब बारी थी नदी को पार करने की। नदी पार करने के लिए हम हमेशा नदी के बीच में बने एक सीमेंटेड पोल का सहारा लेते थे, जो कि पहले कभी एक ब्रिज का हिस्सा हुआ करता था, मगर उस दिन वो भी आधा डूबा हुआ था और 2 चट्टानों के बीच उसके पास में पानी का बहाव काफ़ी तेज़ था। ये देखकर मुझे थोड़ा चक्कर सा आने लगा, पर फिर भी मैं अपने दोस्त के पीछे पीछे नदी को पार कर लिया। पार करने के बाद मैंने अपना मोबाइल चेक किया तो वो भीग चुका था, जिसे मैंने अपने कुर्ते के पॉकेट में रखा था। मैं भूल गया था, पर शुक्र की बात यह थी कि फ़ोन अब भी चल रहा था। मैंने स्क्रीन ऑन करके देखा तो सब कुछ सही था। अब हम नदी के दूसरे साइड वाले मोहल्ले के आसपास घूमने लगे। फिर हमने डिसाइड करा अब हम नदी में नहीं उतरेंगे और पैदल ही मेन रोड से घर जाएंगे, नदी के साइड से होते हुए। पर वो रास्ता काफ़ी लंबा था और मेरा दोस्त इस बार भी पानी में से जाने के लिए जिद कर रहा था। काफ़ी बहस करने के बाद उसने मुझे मजबूर कर दिया और करीब शाम के 5:30 बजे का टाइम होगा, हम लोग दोबारा नदी में उतरे। पर आते वक्त पानी का बहाव और तेज हो गया था। हम लोग उस पोल को पकड़ के पार हो ही रहे थे कि मेरा दोस्त पानी के बहाव में बह जाने लगा। वो तो मैंने जैसे तैसे करके उसका हाथ पकड़ लिया, पर उसका पूरा शरीर मानो पानी में लहरा रहा था। सिर्फ मेरा और उसका हाथ से ही संपर्क था। उसी दौरान मुझे लग रहा था कि कोई मेरा पैर पकड़ा हुआ है और मानो मुझे एकदम अंदर से खींच रहा है। मैं भी उस वक्त लगभग कमर के आसपास तक डूबा ही हुआ था। जैसे से करके मैं पार हो गया अपने दोस्त का हाथ पकड़ के। उस दिन मेरे अंदर इतनी ताकत कहाँ से आ गई थी मुझे खुद नहीं पता, क्योंकि मैं कोई खास तैराक नहीं हूँ। पानी से निकलने के बाद मेरा दोस्त बहुत हाफ रहा था और कुछ तो बके जा रहा था।
वो कुछ ऐसा बोल रहा था कि मेरे चारों तरफ अंधेरा हो गया था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, न दिमाग काम कर रहा था। मैंने उससे पूछा मैं दिख रहा था या नहीं, तो बोला नहीं, तुम भी नहीं दिख रहे थे। उसके बाद उसने भी वही सेम चीज़ बोली जो पानी में मुझे महसूस हुई थी। उसने बोला किसी ने मेरा पैर पकड़ा था और मुझे पानी के अंदर खींच रहा था। पता नहीं अगर आज तुम नहीं होते या मैं किसी और के साथ आता तो मैं कहाँ जाता। मुझे भी ये बात समझ में नहीं आई कि मैंने उसको बचा कैसे लिया, क्योंकि मुझे एक पल को बिल्कुल भी नहीं लगा था कि वो बच सकता है। हालांकि मैंने उसका हाथ पकड़ रखा था, पर मुझे लग रहा था कि वो छूट जाएगा। इस पर उसने बोला ज़रूर तुम्हारे अंदर उस वक्त कुछ अच्छी चीज़ आ गई होगी, तभी तुम मुझे बचा पाए। मुझे उस वक्त उसकी बात पर कुछ खास यकीन नहीं हुआ। जब हम लोग घर आए तो सबको बता दिया कि कैसे मैंने उसको बचाया है। इस इंसिडेंट के बाद बहुत सी बातें हुई। मेरे सामने सब लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे थे उस नदी के बारे में, और सबसे ज़्यादा बातें जो हो रही थी वो थी पनडुब्बा के बारे में, क्योंकि ये नदी बहुत ही पुरानी है और इस नदी में कई सारी डेड बॉडी निकली हैं। बहुत लोग तो पुल के ऊपर से ही जंप मार के सुसाइड कर चुके थे। लोगों में ये बात थी कि जो लोग पानी में डूब कर मरते हैं वो पनडुब्बा बन जाते हैं। हमारे यहाँ शाम को नदी के साइड जाना अच्छा नहीं माना जाता। कुछ लोग कहते हैं कि नदी की जो पैड़ी है उस पर अगर कोई शाम के वक्त बैठता है नहाने या कपड़े धोने के लिए, तो पैड़ी धीरे धीरे पानी के अंदर खींची चली जाती है, और कई लोग वहाँ पर उस पैड़ी पे से ही डूब के मरे भी हैं। जब मैंने ये सारी कहानियाँ सुनी तो मुझे और भी डर लगने लगा, और उस दिन के बाद से मैं दोबारा कभी भी उस नदी के पास नहीं गया। उस दिन मैं शाम को अपने पड़ोस वाले दोस्त के घर गया हुआ था। मैं गांव से हूँ तो आप समझ लो कि शाम का वक्त था और हम सब लोग खटिया पर बैठे थे। घर से थोड़ी ही दूरी पर एक नदी है जिसकी कहानियाँ पूरे गांव में फैली हुई हैं। चारपाई पर एक बूढ़े चाचा भी बैठे हुए थे और वो हमारी बातें सुन रहे थे। मैं उस वक्त नदी के बारे में ही बातें कर रहा था, जो कुछ मैंने सुना था। तभी हमारी बात सुन के चाचा भी आए और उन्होंने अपनी कहानियाँ सुनाना शुरू कर दिया। करीब 7 से 7:30 बजे का टाइम होगा उस वक्त, और चाचा अपनी कहानी बताना शुरू करते हैं और बोलते हैं अंधेरा होने के बाद तालाब के पास कभी मत जाना, नहीं तो पनडुब्बा तुम्हें पानी में खींच लेगा। पनडुब्बा, वो जलप्रेत जिसकी कहानियाँ रोंगटे खड़े कर देती हैं। चाचा कहते हैं कि आज से करीब 30 साल पहले की बात है। मेरा एक दोस्त था मनोज, शहर से पढ़ाई करके लौट रहा था। थोड़ा चालाक किस्म का लड़का था। उसे गांव की इन कहानियों पर कभी भी यकीन नहीं होता था। गर्मियों का मौसम था और काफ़ी उमस भरी गर्मी वाली रात थी। उसे बहुत प्यास भी लग रही थी। उस टाइम हम लोग नदी का पानी पी लेते थे। उसे काफ़ी ज़ोर से प्यास लगी थी और कुआं दूर था, तो नदी के पास चला गया पानी पीने के लिए। नदी किनारे पहुंचते ही उसे एक अजीब सी हरकत महसूस हुई। पानी में उसने देखा कि कुछ हलचल हो रही थी। अचानक पानी से एक छोटा हरा भरा जीव निकला और उसकी आंखें चमक रही थी। उसके हाथ पैर सांपों जैसे लचक रहे थे। वो अजीब तरीके से बोला, थोड़ा तंबाकू दे दो, कहानी सुनाता हूँ। मनोज घबरा गया। वो समझ गया था कि ये वही पनडुब्बा है जिसके बारे में गांव वाले बातें करते थे, पर मनोज ने अपनी चालाकी दिखाई और उसने कहा मेरे पास तंबाकू नहीं है। पर मनोज बोला मुझे कहानी सुननी है। पनडुब्बा निराश हुआ मगर फिर भी बोला ठीक है सुनो। सालों पहले मैं भी इसी गांव का एक लड़का था। नदी में नहाते वक्त मेरी डूबने से मौत हो गई थी। अब मैं यहीं पर फंसा हुआ हूँ। अगर मुझे कोई तंबाकू दे दे तो शायद मैं मुक्त हो जाऊं। मनोज को उस पर तरस आया, पर वो जानता था कि अगर वो पनडुब्बे को कुछ देता है तो उसे भी पानी में खींच लेगा। मुझे माफ़ करना, मनोज ने कहा, लेकिन मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। ये सुनते के साथ ही पनडुब्बा गुस्से से भड़क उठा और मनोज की तरफ लपका, लेकिन मनोज तेजी से पीछे हटा
और उसे एहसास हुआ कि वो तो पानी में उतर चुका था। वो कब पानी में आया उसे खुद भी नहीं पता था, पर वो पूरी तरीके से पानी में नहीं था, बस घुटने से थोड़ा नीचे तक। पंडुवा उसका पीछा करने लगा और उस वक्त मनोज का पैर भी पता नहीं क्यों काम करना बंद कर दिया। वो दौड़ना चाह रहा था पर दौड़ नहीं पा रहा था। अचानक मनोज को याद आया कि दादी माँ कहती थी कि पंडुवे को धोखा दिया जा सकता है। मनोज ने पूरे ध्यान से हनुमान चालीसा का जाप किया और जोर से चिल्लाया, देखो वहाँ तंबाकू वाला है। पंडुवा पलटकर उधर देखने लगा पर वहां पर कुछ भी नहीं था। इसी मौके का फायदा उठाकर मनोज पूरी ताकत लगाकर वहां से भाग गया। घर पहुंचकर मनोज को बड़ी देर तक नींद नहीं आई। उसकी आंखों के सामने लगातार उस पनडुब्बे का डरावना और गुस्से भरा चेहरा याद आ रहा था। अगले दिन उसने पूरी बात अपने घर वालों को बताई और जल्द ही ये बात गांव में आग की तरह फैल गई कि मनोज ने पनडुब्बा देखा है। गांव वाले उसकी बात मानने लगे और शायद मनोज ने वाकई में पनडुब्बे को धोखा दिया था। ये हो सकता है कि पनडुब्बा अब भी नदी में मनोज का इंतज़ार कर रहा हो। वो अब वहाँ पर है या नहीं ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात पक्की है, अब कोई भी शाम ढलने के बाद नदी के पास जाने की हिम्मत नहीं करता है। हम लोगों को चाचा जी से कहानी सुनने में उस वक्त बहुत मज़ा आया था, पर रात के वक्त इस कहानी को याद करके एक अजीब सा डर मन में आया। अजय एक आर्कियोलॉजिस्ट था। किसी काम से वो राजस्थान के एक गांव में पहुंचा। मेनली उसका मकसद था एक हवेली को एक्सप्लोर करना, जैसे कि फेमस पैरानॉर्मल एक्सपर्ट गौरव तिवारी करते थे। मिशन वही था, अगर कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी वहाँ पर है तो उसे कैप्चर करना और ये पता लगाना कि हवेली सच में हॉन्टेड है या फिर बस गांव वालों के द्वारा फैलाया गया एक भ्रम। वो हवेली के अंदर गया। आने से पहले गांव के कुछ बुजुर्गों ने उसे चेतावनी दी थी कि वो हवेली भूतों का घर है और वहाँ पर एक सिर कटा भूत है। ये बात सुनकर अजय के साथ आए टीम मेंबर्स के तो होश उड़ गए, पर अजय थोड़ा लॉजिकल सोचता था। वो बुजुर्गों की बातों में नहीं आना चाहता था, वो साइंस पर ज़्यादा भरोसा करता था। हवेली जर्जर और डरावनी थी, दिन में भी वहाँ पर लोगों की जाने में हालत ख़राब हो जाए ऐसी। अजय अंदर घुसा। धूल भरी हवा में अजीब सी गंध थी और हर कोने से अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। अचानक अजय को एक कमरे में एक पुराना लेटर मिला। उसने उसे पढ़ा। ये उस राजा की आखिरी खत थी जिसने इस हवेली को बनवाया था। खत में लिखा था जिसे पाने के लिए उसने तंत्रमंत्र का सहारा लिया था, वो उसे हासिल ना कर सका। उसके बाद अचानक से ही वो पत्र जल पड़ा। इससे पहले कि अजय कुछ समझ पाता, एक भयानक चीख गूंजी। हवा में एक ठंडी हवा का झोंका आया और अजय पीछे मुड़कर देखा। उसने देखा कि अंधेरे कमरे में उसके अलावा भी कोई चीज़ तो है, एक साया जो उसे किनारे पर दिखा। अजय अपने ग्रुप के लोगों से बात बोलने को पीछे मुड़ा, पर वहाँ पर कोई था ही नहीं। उसने पाया कि उसके टीममेट्स कब के अलग अलग हो गए थे। अजय यहाँ पर अकेला था। उस साए की आंखें नहीं थी और बस मुंह की जगह एक अजीब सा गड्ढा था जो अंधेरे को चीरते हुए अजय की तरफ बढ़ रहा था। दहशत से अजय कमरे से बाहर भागा। हवेली की जर्जर सीढ़ियों पर भागते हुए वो ठोकर खाकर गिरा और उसकी टॉर्च दूर जा गिरी और बुझ गई। अंधेरे में अकेला अजय सिर्फ अपनी सांसें सुन सकता था। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसे घूर रहा है। धीरे से उसने सर उठाया। उसने सामने खड़ा था विक्की, जो कि उसका ही टीम मेंबर था, और उसके साथ थे एक साधु बाबा। धीरे धीरे करके उसके मेंबर्स के सब लोग आए और उसकी हालत देखकर पूछने लगे कि क्या हुआ है, तुम इतने डरे और घबराए हुए क्यों हो। उसने उनको सब बताया। साधु ने शांत स्वर में पूछा, बेटा तुम इस भूतिया हवेली में ढूंढ क्या रहे हो। अजय सांस लेने की कोशिश करते हुए बोला, कोशिश, मैं इतिहास की खोज में आया था, लेकिन साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, इतिहास हमेशा सच नहीं बोलता बेटा, कभी कभी सच को जानने के लिए अतीत के भूतों का सामना करना पड़ता है।
अजय सिर झुकाए हुए था और साधु की बातें सुन रहा था। उसने महसूस करा कि जो वो करना चाह रहा था वो सही नहीं था। वो साधु उसके सामने ही आगे को बढ़ा और अंधेरे में एकदम से कहीं गायब हो गया। अजय पूरी तरीके से डरा और हैरान होकर ये मंजर देख रहा था। अजय ने बड़बड़ाते हुए कहा, जो साधु तुम्हारे साथ था वो कहाँ गया? विक्की बोला, कौन साधु? मेरे साथ कोई साधु नहीं है ना, मैं किसी को लाया यहाँ पर। टीम के सभी लोगों ने भी यही बोला। अजय को कुछ भी समझ में नहीं आया कि उसके साथ ये सब क्या हुआ। उसने बोला, हम यहाँ पर और देर नहीं रुकेंगे, हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए। और उसके साथ ही अजय एक बहुत ही ज़्यादा अजीब सा अनुभव अपने साथ लिए वापस आ रहा था। बात आज से 40 साल पुरानी है। मैं और मेरा दोस्त नीरज दीपावली की छुट्टियों में 3 दिन की और छुट्टी लेकर 1 हफ्ते के लिए गांव जाने को तैयार हो गए। रात को 10 बजे की रोडवेज की बस दिल्ली से पकड़कर उत्तरांचल अपने गांव को रवाना हुए। 5 बजे सुबह हम लोग ऋषिकेश पहुंचे। वहां से हमने गाड़ी बदली और टिहरी की बस में रवाना हो गए। उस जमाने में परिवहन व्यवस्था इतनी सुलभ नहीं थी। आज की अपेक्षा कहीं दूर की यात्रा में दुगने से भी ज्यादा समय लगता था। 2 बजे बस टिहरी पहुंच गई। वहां से हमें गांव के लिए बस पकड़नी थी जो हमें 5 बजे तक गांव के पास उतार देती, मगर वो बस किसी वजह से लेट हो गई। इंतज़ार करते करते शाम के 5 बज गए। हमें अब यकीन हो गया था कि गांव पहुंचते पहुंचते रात हो ही जाएगी। अब सर्दी के मौसम में अंधेरा जल्दी ही हो जाता है। हमने बस पकड़ी ठीक 7 बजे। हम गांव के नज़दीक पहुंचे। आगे का रास्ता पैदल का था और घना जंगल एवं पहाड़ की चढ़ाई और उस पर रात का अंधेरा। अकेला होता तो मैं कभी रात में नहीं चलता। टिहरी में किसी होटल में रुक जाता, मगर हम लोग 2 थे इसलिए हमने चलने का निश्चय करा। बातचीत करते करते चलते रहेंगे ये सोचकर हमने अपना सामान उठाया और चल पड़े। मेरे पास एक सूटकेस था जबकि मेरे दोस्त नीरज के पास सूटकेस और एक थैला भी था। जंगली जानवर का भय अक्सर वहां रहता था। ये सुनने को मिलता था कि लकड़बग्गा आज फलना की बकरी को चपट कर गया, किसी कुत्ते को खा गया, वगैरह वगैरह। जब आदमी ऐसी परिस्थिति में होता है ना, तो ना याद आने वाली बातें भी याद आ जाती हैं। और उस जमाने में भूत प्रेतों की अधिक मान्यताएं होती थी। लोगों के द्वारा बताई गई आपबीती की घटनाएं इसी समय याद आती हैं। हम कड़ा मन करके चले जा रहे थे कि नीरज बोला, यार प्रकाश, तू डर तो नहीं रहा ना? अरे डरना कैसा, जो डरता है उसी को ये सब दिखता है। मैंने बोला, तू भगवान का नाम ले और चलता रहे। अपने डर को छिपाते हुए मैंने कहा, हाँ यही तो मैं भी कह रहा हूँ, भूत वूत कुछ नहीं होता। मैं समझ गया कि वो भी अपना डर छुपा रहा है। भूत के किस्से और घटनाएं बताने वालों में एक ये भी था, मगर इस समय ये बात कहने का कोई समय नहीं था। आदमी कितना ही निडर क्यों ना हो, थोड़े से डर की आशंका उसके मन में अवश्य होती है। हम अपना डर छिपाएं अपने आप को निडर घोषित करते चले जा रहे थे। अंधेरे सन्नाटे में हमारी पदचाप और बातचीत दूर दूर तक सुनाई पड़ रही थी। जरा सी कहीं से आहट होती तो हम चौंक पड़ते और एक दूसरे को देखकर डरपोक बोलते। मेरे मन में आया कि इससे तो अच्छा है कि टिहरी में किसी होटल में ही रुक जाते, सुबह आराम से आते, मगर एक दिन की छुट्टी बेकार हो जाती। खैर अब आ ही गए तो घर तो पहुंचना ही है। मैंने सुविधा के लिए एक डंडा चाय वाले की दुकान से ले लिया था, शायद इसकी जरूरत पड़ जाए। बीच बीच में कुछ जंगली जानवरों की आवाज़ें हल्की हल्की आती थी, मगर सामने कोई अब तक नहीं आया था। चलते चलते नीरज अचानक रुक गया, ऐसे जैसे बस को ब्रेक लगता है। मैंने पूछा तो नीरज बोला, प्रकाश देख तो, वहाँ कौन बैठा है? कहाँ पर? अरे वो देख उस दीवार के बड़े पत्थर पर। मैंने देखा तो सचमुच दूर से ऐसा लगा कि कोई बैठा हो। दिन के समय कोई राहगीर चलते चलते थक जाते तो उस जगह बैठ जाते थे।
वहां पर एक छोटा पेड़ भी था जिसकी छांव में बैठकर आने जाने वाले थोड़ी देर आराम करते थे। गांव की स्त्रियां जब दूर जंगल से लकड़ियां या घास लेकर आती थी तो यहाँ पर बैठकर थोड़ी देर आराम करती थी। ठीक उसी जगह पर मैंने देखा एक आदमी घुटने में मुंह देकर बैठा था। उसे इस तरह बैठा देखकर एक बार को तो हमारे होश उड़ गए। वो हमसे बस 50 मीटर की दूरी पर था। क्या उसे हमारी आवाज सुनाई नहीं पड़ी? हम तो जोर जोर से बातें कर रहे थे। नीरज डर के मारे पीछे हो गया। डर से या फिर हिम्मत से मेरे हाथ की पकड़ डंडे पर मजबूत हो गई। मैं चिल्लाया, कौन है वहां पर? कोई जवाब नहीं आया तो हमारे होश हवा हो गए। तब एक पत्थर उठाकर मैंने हल्के से उसकी तरफ उछाला ताकि पत्थर की आवाज से उसे हमारा आभास हो सके। तब उस आदमी ने जोर से हंसते हुए अपना मुंह ऊपर करा। डर गए क्या? वो बोला, अरे भाई कौन हो तुम? तुमने तो डरा ही दिया था। मैंने अपने आप को संयत करते हुए बोला। नीरज के चेहरे पर पसीना आ गया था। हम नजदीक आए तो देखा वो एक 50-55 साल का दुबला पतला आदमी था। फिर वो खीसे निपोड़ता बोला, डरो मत, देखो मैं तो अकेला हूं, तुम तो दो हो। तब नीरज अपने डर को छुपाता हुआ बोला, हम डर कहाँ रहे थे, हमने सोचा कोई चोर है। चलो अब साथ ही चलते हैं। वो लाठी के सहारे खड़ा हुआ और बोला, मैं शिवाली गांव का हूं। शिवाली गांव हमारे गांव से बाद में पड़ता था। तो क्या ये आदमी वहां तक अकेले ही जाएगा? हमें हैरानी हुई, पर यह समय इन सब बातों को सोचने का नहीं था। हम एक साथी के मिल जाने से काफी ज्यादा आश्वस्त हुए। एक उम्रदराज आदमी के साथ होने से डर अब पहले जैसा नहीं रह गया था। अब हम बेफिक्र होकर चल रहे थे। हम दोनों 25-26 साल के थे और वो वृद्ध आदमी हमसे दुगनी उम्र का था। हम लोग बातें करते करते चल रहे थे तो उसने हमें भूतों की बातें बताई। भूत ऐसे नहीं दिखते जैसा आदमी सोचता है। भूत अलग अलग रूप में दिखता है। कभी कभी आदमी सोचता है कि भूत नहीं है पर भूत उसके साथ ही होता है, वगैरह वगैरह। उसकी अजीब बातें दिलचस्प भी थी और डराने वाली भी। खैर बात करते करते उसने हमारे गांव के 1-2 आदमियों के नाम बताए और कहा कि वो हमारे जानने वाले हैं। तब हमें पूरा यकीन हो गया कि वो शिवाली गांव का ही है। थोड़ी देर बाद हम लोग अपने गांव की सरहद पे पहुंच गए। रात के 8 बज गए थे और उसने अपना नाम बताया, श्याम सिंह। जब हमारे गांव का रास्ता अलग हुआ तो मैंने कहा, अच्छा श्याम सिंह जी, आप आराम से जाइए, हमारा तो गांव आ गया। तब वो बोला, ठीक है मैं चलता हूँ। और वो बिना झिझक के आगे वाले रास्ते पर चल पड़ा और अंधेरे में कहीं गायब हो गया। मैंने देखा उसका व्यवहार ऐसा था जैसे उसके लिए रात का अंधेरा कोई अहमियत ही ना रखता हो। मुझे वो बहुत बहादुर और हिम्मत वाला आदमी लगा। हमने ईश्वर का धन्यवाद करा कि हमें एक ऐसा साथी और मिल गया था। रास्ते के थोड़ी ऊपर एक छोटी दुकान थी जो रात 8-9 बजे तक खुली रहती थी। लोग दीपू चाचा की दुकान पर देर रात तक गपशप किया करते थे। हम दुकान पर पहुंचे तो देखा दीपू चाचा के अलावा वहां 2 आदमी और बैठे थे। रामा रूमी के बाद चाचा बोले, अरे प्रकाश नीरज, अकेले ही आ रहे हो क्या? हाँ चाचा, हमारे साथ एक आदमी और था बस। कौन था तुम्हारे साथ? दीपू चाचा बोले। तब मैंने कहा, शिवाली गांव का कोई श्याम सिंह था, अभी तो गया उस तरफ। दीपू चाचा ने कहा, रात को इस तरह मत आया करो, टिहरी में रुक जाते। चलो ठीक है, मैं भी दुकान बंद कर रहा हूँ, टाइम हो गया है। और सब उठकर चलने लगे। हम भी अपने घर आ गए। सुबह नहा धोकर मैं दिवाली का सामान लेने जाने लगा तो नीरज को आवाज देकर आने का कहा। हम दोनों दुकान पर पहुंचे तो दुकान पर दीपू चाचा बैठे थे। तब उन्होंने बताया कि तुम्हें रात को पैदल इस तरह नहीं आना चाहिए। पर चाचा, हमें तो कोई दिक्कत नहीं हुई। मैंने कहा, अगर कुछ हो जाता तो? मैंने तुम्हें रात में ये बात नहीं बताई। तुम जिस श्याम सिंह की बात कर रहे थे
जिसके साथ तुम लोग आधा घंटा तक चलते रहे। जानते हो, उसे मरे हुए 4 महीना हो गया है। आए दिन रात को लोगों के साथ इसी तरह चलता है। क्या? मेरे मुंह से चीख निकल गई और पैरों तले जमीन खिसक गई। नीरज तो मानो बेहोश सा हो गया। उसका मुंह खुला का खुला था। हे भगवान, तो क्या वो असल में भूत था? हाँ, वो वही था। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम्हें कुछ हुआ नहीं। उस दिन मैं समझ गया कि डर क्या होता है। वो जो हमने कल रात महसूस किया था, या वो जिसका एहसास हमें अब हो रहा था। उस दिन के बाद कभी भी रात को हम उस रास्ते पर नहीं चले। बाद में कभी अगर दिन में वहां से चलना पड़ता तो शरीर में डर की एक लहर सी दौड़ जाती। सभी को मेरा नमस्कार। मेरी घटना कुछ अलग हटके है। इसके लिए आपको कुछ बेसिक बातें जानना ज़रूरी है। ये घटना आज के समय के अनुरूप सही ना लगे, लेकिन हमारे समय में ऐसी कहानी बहुत प्रचलित थी। अर्थात लगभग आज से 50 साल पहले, जब दूर दराज के गांव विकास से वंचित थे, घने और विशाल जंगल हुआ करते थे, तब ऐसी कहानियों का बहुत महत्व था। ये कहानी पहाड़ से संबंधित है। शायद ही आपने आचरी नाम कहीं सुना होगा। ये नाम पहाड़ी है। आचरी का मतलब वहां पर परियों के लिए प्रयोग होता है, क्योंकि जिसने भी उन्हें देखा है उनका स्वरूप परियों जैसा बताया है। यद्यपि मेरे इस तरह से कभी कोई साक्षात्कार नहीं हुआ, पर लोगों से और अपने पूर्वजों से उनकी घटनाएं मैंने जरूर सुनी। आचरी पहाड़ में भूत प्रेत, देवताओं और आत्मा की श्रेणी में आता है। कहीं कहीं कुछ लोग उन्हें देवतुल्य भी मानते हैं और सम्मान के साथ उनकी पूजा करते हैं। जिसने भी उनके स्वरूप को देखा है, उसके अनुसार आचरिया लंबी, पतली और अक्सर सफेद वस्त्रों में दिखाई पड़ती है और एक स्थिर आकार नहीं रखती और लहराते रूप में दिखती हैं। मान्यता है कि वो रोज सुबह अर्धरात्रि के पश्चात अपने दल बल के साथ पहाड़ की चोटी से गंगा स्नान के लिए उतरती हैं और अधिकतर फूलों के मौसम में और रात्रि में उनको देखा जा सकता है। उसके साथ कई तरह के प्रेत भी चलते हैं और एक ढोल और नगाड़ा भी होता है जो उसके दल के आने का सूचक होता है। माना जाता है कि ढोल और नगाड़ा अलग अलग प्रवृत्ति के होते हैं। ढोल की धुन का अर्थ लगाया जाता है कि अबाटे के बाट, अर्थात जो रास्ते से अलग है वो रास्ते पर आ जाए ताकि आचरी उसे अपने साथ ले जाए, और नगाड़े की धुन का अर्थ है बाटे के अबाट। इसका मतलब है जो रास्ते में है वो अलग रास्ते पर चले जाए ताकि वो बच सके। जिसको भी आचरी अपने साथ ले जाती है वो फिर कभी नहीं मिलता। नदी के किनारे उसके वस्त्र अवश्य मिल जाते हैं। कहा जाता है कि एक बार एक गांव की कुछ महिलाएं जंगल में घास काटने गई थी। उन्हें एक मधुर गीत सुनाई पड़ा। आवाज बड़ी सुरीली थी, इसीलिए एक महिला उस आवाज के पीछे चल पड़ी और बहुत दूर निकल गई। साथ ही आई महिलाओं ने उसे बहुत खोजा, पर उसका कोई पता नहीं चल सका। 4-5 दिन बाद वो वापस आई तो उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। उसके गले से आवाज भर्रा कर आ रही थी। कहते हैं उसकी आवाज आचरी ने ले ली थी। यहाँ पर ये मानते हैं कि जहाँ उजाला होता है आचरी वहीं पहुँचती है। अंधेरे में या फिर अंधेरे घर में वो नहीं जाती। इसी संदर्भ में बहुत सी घटनाएं हैं जो कि हमारे गांव में सुनने को मिलती हैं, जिनमें से एक अभी मैं आपको बताता हूँ। रात का समय गुलाब सिंह खाना खाकर अभी निपटा था। समय का कुछ अनुमान लगाना कठिन था। उसकी पत्नी और बच्चे सो गए थे। नींद न आने की वजह से गुलाब ने किवाड़ भेड़ दिए और लैंप जला छोड़ दिया और थोड़ी दूर पर कल्याण सिंह के घर की ओर हुक्का पीने चला गया। खाना खाने के बाद उसे हुक्का पीने की आदत थी। चलो थोड़ी गपशप भी हो जाएगी, ये सोचकर वो घर से चल पड़ा। उसका घर गांव के सबसे छोर पर था। उसके घर से दूसरे घर की दूरी लगभग 200 मीटर थी। पहाड़ में गांव के घरों में अक्सर काफी दूरियां होती है। वो कल्याण के घर पर आकर बैठा। यहाँ से गुलाब का घर नहीं दिखता था,
बीच में खेतों का बड़ा मोड़ आ जाता था। कल्याण हुक्का पी रहा था। गुलाब बैठ, खाना हो गया? हाँ, गुलाब ने जवाब दिया। वो दोनों खेत खलियान के विषय में बात करने लगे। और भाई, फसल की कटाई कब से शुरू कर रहा है? अभी हफ्ते बाद देखेंगे, गुलाब ने बोला। तभी कल्याण की नज़र एक जगह पर टिक गई। अरे गुलाब, क्या टाइम है अभी? पता नहीं यार, क्यों, क्या हुआ? गुलाब ने कहा। अरे देख, दूर उस पहाड़ी से उजाला इस तरफ आता दिखाई पड़ रहा है। कल्याण बोला। अरे कोई दूसरे गांव का राह चल रहा होगा, गुलाब ने बात को हल्के में लेकर कहा। अरे नहीं गुलाब, ये उजाला किसी राहगीर का नहीं हो सकता। वो तो एक पगडंडी पर एकदम सीधा चल रहा है, गाड़ी के जैसे। अपनी बात पर जोर देते हुए कल्याण बोला। तब गुलाब ने गौर से देखा। हाँ यार, आदमी तो नहीं लगता। गुलाब ने उसका समर्थन करते हुए कहा। फिर तो वही है। तुझे ढोल नगाड़े की आवाज आ रही है क्या? कल्याण बोला। सुन ध्यान से। गुलाब कान लगाकर सुनने लगा। अरे आ रही है हल्की सी, पक्का आचरी है, गुलाब ने झट खड़े होते हुए कहा। इस बीच वो रोशनी नजदीक आ गई थी। तभी गुलाब सिंह को अपने घर का ख्याल आया। ओ नहीं, मैं तो किवाड़ भीड़ कर आ गया था। मेरे पत्नी और बच्चे सो रहे होंगे, लैंप भी मैं जला छोड़ आया। हे भगवान, अब क्या होगा? क्या मैं तब तक वहां पहुंच पाऊंगा उस उजाले से पहले? इसी बीच वो रोशनी काफी तेजी से बढ़ती चली जा रही थी। गुलाब ने तेजी से अपने कदम घर की ओर बढ़ाए। रोशनी उसके घर के लगभग पास आ गई थी और रास्ता ही वही था। लगभग दौड़ता सा वो हांफने लगा। आज तो गए काम से। वो डर के मारे कांपने लगा था, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। नंगे पैर भागते हुए उसके पैर भी जगह जगह से छिल गए। अब वो अपने घर के चौक के पास आ गया था और रोशनी उससे 20-22 मीटर की दूरी पर ही थी। वो लगभग हवा की तरह घर की सीढ़ियां लांघता जोर से दरवाजे को धक्का देकर अंदर पहुंचा और झट से एक हाथ से लैंप की बत्ती को मसल डाला और उसका हाथ भी झुलस गया इसमें। डर के मारे अभी भी उसकी धड़कनें तेजी से चल रही थी। रोशनी चौक के अंदर आ चुकी थी। गुलाब ने देखा कि वो एक नहीं दो थी। दरवाजे के पास आकर उन दोनों की आवाज साफ सुनाई पड़ रही थी। गुलाब सिंह का डर के मारे दिल बैठा जा रहा था। आज तो बच्चे और मैं सब गए, आज बचना मुश्किल है। तभी उसे आवाज सुनाई पड़ी। दीदी चलो ना अंदर, उनमें से एक ने कहा। चल छोड़, आज रहने दे। नहीं दीदी चलना, मुझे अंदर जाना है। रहने देना। नहीं चल, अब आ ही गए हैं तो चल, पहली वाली की आवाज आई। ये वार्तालाप सुन गुलाब का कलेजा बैठ उठा। डर के आगे हिम्मत दम तोड़ चुकी थी और तब बेहोशी ने उसे अपने आगोश में ले लिया। सुबह जब उसने अपने मुंह पर पानी के छींटे महसूस करी तो वह झटके से उठ गया। उसे रात का सारा माजरा समझ आ गया। क्या हो गया था तुम्हें? उसकी पत्नी ने पूछा। उसकी पत्नी जाकर एक पड़ोसी को बुला लाई थी। बच्चे भी गुमसुम बैठे ताक रहे थे उसे। वो जिंदा था और सब कुछ ठीक था। तब जाकर उसकी सांस में सांस आई। वो कुछ नहीं बोला। उन्हें रात की बात बताना उसने ठीक नहीं समझा, कहीं वो लोग डर न जाएं। कुछ नहीं, शायद चक्कर आ गया था। मैं ठीक हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ। वो उठा और मुंह हाथ धोकर धूप दिया जलाने लगा और कुल देवता के साथ आचरी की भी पूजा अर्चना करने लगा। तब जाकर उसका मन शांत हुआ। इसके बाद उसने कभी वो गलती नहीं करी जो उस दिन उससे अचानक हो गई थी। ये बात लगभग 5-6 साल पुरानी है। उस वक्त मेरी उम्र 18 साल की थी और मेरे भाई की 11। एक बार हमने हमारे चाचा के साथ कैंपिंग करने का प्लान बनाया। नवंबर का महीना था और हमने सारा सामान पैक करके गाड़ी में डाला। मेरे चाचा, जिनका नाम हामिद था, उन्हें कैंपिंग का अच्छा एक्सपीरियंस था। शाम के लगभग 5 बजे अपने घर से दूर एक पहाड़ पर निकल पड़े हम लोग। आपको पता ही होगा कि पहाड़ों पर ठंड कैसी होती है, खासतौर पर कश्मीर में।
हम लोग लगभग 2 घंटे में जिस पहाड़ पे हमें जाना था उसके नीचे पहुंच गए थे। गाड़ी ऊपर नहीं ले जाई जा सकती थी, इसीलिए हमने गाड़ी को नीचे पार्क कर लिया और उसके बाद हम ऊपर जाने लगे। ये सब करते करते ऑलमोस्ट 8 बज गए थे, काफी लेट। हम आधे घंटे में कैंपिंग स्पॉट पर पहुंच गए थे। उस जगह पर पता नहीं जंगल एकदम से शांत सा था, जैसे किसी कीड़े या जंगली जानवर की आवाज बिल्कुल नहीं आ रही थी। वहां पहुंचने के बाद हमने टेंट वेंट और बाकी का सारा सामान लगा दिया और खाना बनाना शुरू कर दिया। एक और चीज, उस पहाड़ के रास्ते में एक छोटा सा गांव भी पड़ता है। उस गांव में एक चाय की दुकान थी, वहां चाय पीने के लिए हम लोग रुके थे। तो वहां पर जो अंकल थे उन्होंने हमसे पूछा कि हम कहाँ जा रहे थे। तो हमारे चाचा जी ने उस पहाड़ी का नाम बताया। मुझे उसका नाम ठीक से याद नहीं है क्योंकि वो काफी अजीब सा था। उस पहाड़ी का नाम सुनकर उस अंकल के होश उड़ गए। वो बोले कि भाई उधर जाना मतलब साफ साफ मौत को दावत देना है। उसने बताया कि वहां पर कोई जीव है जिसका बहुत बड़ा शरीर है और वो बिल्कुल सफेद है, काफी ज्यादा हट्टा कट्टा है। उसने ये बोला कि वहां पर अनगिनत जिन्नों और भूतों का भी वास है। ये सुनकर मेरा भाई बहुत डर गया। मैंने और मेरे चाचा ने उसे समझाया कि ऐसा कुछ नहीं होता। उन अंकल ने जब उस जीव का हुलिया बताया तब मेरे दिमाग में एक ही नाम आया, यति। बट मैं श्योर नहीं था। मेरे चाचा ने कहा कि ये सब बकवास है और फिर हम वहां से चाय पीकर चले गए। अब वहां पर आने के बाद खाना वाना खाकर जब हम रिलैक्स कर रहे थे, उस वक्त जंगल के अंधेरे हिस्से से किसी के चहलकदमी करने की आवाज साफ तरीके से सुनाई दे रही थी। हम लोग एकदम अलर्ट हो गए। हमें लगा कि शायद कोई जानवर होगा और सोने के लिए जगह ढूंढ रहा होगा। तब 4-5 मिनट के बाद फिर से वही सेम चलने की आवाज आई, बट ये आवाज ध्यान से सुनने पर 2 पैरों पर चलने वाले किसी इंसान की लग रही थी। लगभग हमें पक्का ऐसा ही लग रहा था। मेरे चाचा ने चिल्लाते हुए बोला, कौन है वहां पर? आप लोग शायद यकीन भी नहीं करो कि उधर से सेम आवाज आई, बड़ी ही भारी तरीके से। यह आवाज सुनकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अचानक से जंगल के उसी हिस्से से एक बहुत ही गंदी सी चीख सुनाई थी। मेरी और मेरे भाई की हिम्मत ने जवाब दे दिया था। मेरे चाचा उस अजीब आवाज की तरफ गए। न जाने उस समय जंगल फिर से एकदम शांत सा हो गया और उसी शांति वाले माहौल में मेरे चाचा की एक दर्द से भरी चीख सुनाई दी। मैं समझ गया था कि कुछ तो बहुत बुरा हुआ है। मैंने आयातुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दिया और अचानक मेरे अंदर थोड़ी हिम्मत आने लगी। मैं उस आवाज की तरफ गया और उस हिस्से में जहां से चीख आई थी और वहां टॉर्च मारकर देखने लगा। जो मैंने देखा उसे तो याद करके ही मैं कांप जाता हूँ। मेरे चाचा का सर धड़ से अलग था और मैं साफ साफ देख पा रहा था कि मेरे चाचा का शरीर कोई बहुत बड़ी चीज बेरहमी से नोच नोच कर खा रही थी। मैंने उस तरफ टॉर्च मारी क्योंकि अंधेरा था वहां पर। उधर मुझे मेरा भाई नजर आया। मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी मेरी रूह मेरे शरीर से अलग हो जाएगी। अचानक से मेरा भाई वहां खड़ा हो गया और मेरी तरफ देखने लगा। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थी और उसके मुंह से खून निकल रहा था। मैंने उसी वक्त जोर जोर से आयातुल कुर्सी पढ़ना शुरू करा और उस चीज ने जैसे ही ये सुना वो जोर से चीखते हुए जंगल में भाग गई। मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि चाचा की लाश को टेंट तक लेकर आऊं। उनकी लाश को मैंने वहीं छोड़ दिया और टेंट पर चला गया। वहां पहुंचने के बाद जो मैंने देखा मैं और ज्यादा डर गया। मेरा भाई तो वहीं पर बैठकर रो रहा था। मैं समझ गया था कि वो चाय वाले अंकल एकदम सच बात बोल रहे थे। हमने जैसे तैसे वो रात काटी। सुबह होते ही हमने टेंट और सारा सामान पैक करा और आखिरी बार चाचा की लाश को देखने गए। तब वहां पर लाश की जगह बस एक कंकाल था और ये देखकर हम दोनों तो बस बेहोश ही हो गए। आखिर एक रात में लाश का ऐसा हाल कैसे हुआ? हम जैसे तैसे नीचे आ गए और गाड़ी के पास चले गए और फिर वहां से
पुलिस स्टेशन। पुलिस को सारी बात बताने के बाद पुलिस उस जगह पर गई तो उन्हें वहां पर एक टूटा हुआ कंकाल मिला। ये घटना याद करते वक्त भी मुझे रोना आ रहा है, क्योंकि वो मेरे काफी खास चाचा थे। इसके बाद से जितने भी लोग वहां पर गए, सबको वहां पर एक आदमी दिखता। वो आदमी उन लोगों के कैंप के पास आता, दौड़ता और फिर चला जाता। इन सब घटनाओं के बाद ही वहां पर लोग कैंपिंग करने जाना बंद कर दिए और वो जगह काफी ज्यादा मशहूर हो गई। यही कारण है कि उस जगह का नाम मैंने आपको नहीं बताया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानियां। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करिएगा। आप मुझे कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा कि आप किस तरह की हॉरर स्टोरी सुनना चाहते हो और आज की स्टोरीज पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं अभिषेक मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में कुछ और स्टोरीज के साथ। तब तक के लिए बाय।